जी हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो कक्षा 11th स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का टर्म टू सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 नंबर वाले प्रश्न बताऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। अर्थशास्त्र के बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 नंबर वाले प्रश्न और 5 नंबर वाले प्रश्न बहुत सारे हमने आपको मेरे पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए, करवा दिए हैं बहुत ही स्पष्ट भाषा में। तो ज़रूर से ज़रूर जाके उसे देख लीजिए और फटाफट तुरंत याद कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, कृषि विपणन से आपका क्या अभिप्राय है? उत्तर देखिए, कृषि विपणन एक प्रक्रिया है। कृषि विपणन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें देश भर में उत्पादित कृषि उत्पादों का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, बैंकिंग, वर्गीकरण और वितरण शामिल हैं। इसमें ये सारे चीज़ शामिल होते हैं, जैसे संग्रह हो गया, भंडारण हो गया, प्रसंस्करण हो गया, परिवहन हो गया, बैंकिंग, वर्गीकरण, वितरण, ये सब शामिल होते हैं। ठीक ना। भारतीय कृषि बाजार अक्षम और कुछ हद तक आदिम काल के हैं। असक्षम मतलब कि कोई भी कार्य को सक्षम नहीं कर पाते हैं, मतलब पूरा अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। भारत कृषि बाजार वही है, असक्षम माना जाता है, और आदिम काल यानी कि पुराने ज़माने के हैं। आगे देखिए, न्यूनतम समर्थन कीमत गेहूं और चावल के पक्षों में पक्षपाती हैं। व्यवसायीकृत भारतीय कृषि ने संसाधन पूर्ण क्षेत्रों को अधिक लाभान्वित किया है। ठीक ना। आगे देखिए, पिछले क्षेत्रों में विपणन संरचनाएं काफ़ी हद तक व्यावसायिक रूप से कार्य नहीं करते। ठीक ना। बहुत ही सरल भाषा में लिखा दिया, फटाफट याद कर लीजिए इसे। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, आजीविका को धारणीय बनाने के लिए कृषि का विविधीकरण क्यों आवश्यक है? उत्तर देखिए, आजीविका को धारणीय बनाने के लिए कृषि का विविधीकरण आवश्यक है, क्योंकि पहला पॉइंट देखिए, कृषि एक मौसमी गतिविधि है। इसे अन्य गतिविधियों द्वारा पूरक बनाने की आवश्यकता है। कृषि क्या है? पूरी तरह से मौसम से जुड़ी हुई है। ठीक ना। दूसरा पॉइंट देखिए, आजीविका के लिए पूर्णतः खेती पर निर्भर करने में बहुत खतरा होता है। तीसरा नंबर देखिए, यह ग्रामीण लोगों को अनुपूरक लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एवं आय के उच्च स्तर द्वारा निर्धारणता उन्मूलने में सक्षम बनाता है। नोट कीजिए। चलिए आगे देखिए, 3वां नंबर का प्रश्न, मानव पूंजी के निर्माण में किन कारकों का योगदान रहता है? जो ये मानव पूंजी है उसके निर्माण में किन कारकों पर निर्भर रहता है, उसको आपको लिखना है। उत्तर देखिए, मानव पूंजी के निर्माण में निम्न कारकों का योगदान रहता है, डैश दे दीजिएगा। 1 नंबर लिखिएगा, शिक्षा पर व्यय, जो शिक्षा पर खर्च होता है। दूसरा नंबर देखिए, स्वास्थ्य पर व्यय। तीसरा पॉइंट देखिए, प्रशिक्षण पर व्यय। चौथा पॉइंट देखिए, सूचना पर व्यय। 5वां नंबर प्रशासन पर व्यय। ठीक ना। नोट कीजिए। चौथा नंबर देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व भर में औसत शैक्षिक स्तर में सुधार के साथ साथ विषमताओं में कमी की प्रवृत्ति पाई गई है, टिप्पणी करें। उत्तर देखिए, विश्व भर में औसत शैक्षिक स्तर में सुधार के साथ विषमताओं में कमी आई है, क्योंकि शिक्षा में विस्तृत के साथ लोग इंटरनेट के संपर्क में आते हैं। क्या करते हैं लोग? अभी इंटरनेट का ज़माना है तो इंटरनेट के संपर्क में आ रहे हैं। आगे देखिए, और सूचना अधिक सुलभ हो
जाती है। ये सूचना क्या है, बहुत ही सुलभ हो जाती है, तुरंत इंटरनेट पे डाल दिया जाता है और क्या होता है, बहुत सारी सूचना तुरंत फैल जाती है। वे उन स्थानों पर पलायन करते हैं जहां कौशल का अत्यधिक भुगतान किया जाता है। और क्या करते हैं, बहुत सारे लोग स्थान को भी पलायन करते हैं, यानी कि जैसे गांवों से लोग शहरों की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। इस तरह से श्रम में यह गतिशीलता दरों को समान स्तर पर ले आता है। यह दुनिया भर में असमानता को कम करता है। चलिए नोट कीजिए, बहुत ही सरल भाषा में उत्तर लिखा दिए हमने। 5वां नंबर देखिए, श्रमिक किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देने वाले क्रियाकलापों की आर्थिक क्रियाकलाप कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं में संलग्न सभी व्यक्ति श्रमिक कहलाते हैं, चाहे वे उच्च या निम्न किसी भी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। ठीक ना। आगे देखिए, बीमारी, चोट, शारीरिक विकलांगता, खराब मौसम, त्यौहार या सामाजिक धार्मिक उत्सवों के कारण अस्थायी रूप से काम पर न आने वाले भी श्रमिकों में शामिल है। इन कार्यों में लगे मुख्य श्रमिकों की सहायता करने वाले को भी हम श्रमिक ही कहते हैं या फिर मानते हैं। ठीक ना, नोट कीजिए। 6ठा नंबर देखिए प्रश्न, क्या पर्यावरण संकट एक नवीन परिघटना है? यदि हाँ तो क्यों? उत्तर देखिए, हाँ, पर्यावरण संकट एक नवीन घटना है। पर्यावरण जो संकट है ना, क्या है, कैसी घटना है? तो एक नवीन घटना है। यह पूर्ति मांग के उत्क्रमण से उत्पन्न हुई है। पूर्ति मांग यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग, ज़्यादा मांग हो रही है। मांग के कारण क्या होता है, ये उत्क्रमण से उत्पन्न हुई है। हाल के वर्षों में जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुई है। अभी जो बहुत सारे क्या होते हैं, हाल में जो हुए हैं बहुत सारे वर्षों में, जैसे कि हाल के वर्षों में जनसंख्या की वह काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है। इससे संसाधन की मांग बढ़ गई है। इससे क्या होता है, बहुत सारे आदमी बढ़ जाने से या फिर जनसंख्या में वृद्धि हो जाने से संसाधन की क्या होती है, बहुत सारी आवश्यकता पड़ती है। जबकि संसाधनों की आपूर्ति स्थिर है, लेकिन संसाधन क्या है, आपूर्ति स्थिर है। इससे अतिरिक्त मांग उत्पन्न हुई है। यह प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डाल रही है। इससे क्या होता है, संसाधन की ज़्यादा से ज़्यादा मांग होती है और इससे क्या होता है, प्राकृतिक पर संसाधन पर दबाव डाला जा रही है। इन संसाधनों का उपयोग बढ़ रहा है और यह धारण क्षमता की सीमा से बाहर होता जा रहा है। जो उसकी क्षमता है, धारण क्षमता, उससे यह बाहर होता जा रहा है। इसने पर्यावरण संकट को जन्म दिया है, या इससे पर्यावरण संकट बहुत ही हद तक बढ़ रही है। 7वां नंबर देखिए प्रश्न, भारत में निर्धनता से मुक्ति पाने के लिए रोजगार सृजन करने वाले कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण हैं? जो भारत में है ना, निर्धनता से मुक्ति पाने के लिए जो रोजगार सृजन होता है वह एक कार्यक्रम है, उससे क्यों महत्वपूर्ण है, उसी को आपको लिखने को कह रहा है। तो देखिए उत्तर, निर्धनता और बेरोजगारी में एक कारण प्रभाव संबंध है। ये क्या है, एक कारण संबंध है। यदि हम बेरोजगारी उन्मूलन कर दें, गरीबी स्वतः दूर हो जाएगी। इसलिए भारत सरकार ने गरीबी कम करने के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया है। अवश्य ही एक व्यक्ति आय के साधन या रोजगार के साथ साधन की अनुपस्थिति में ही निर्धनता होती है। आगे देखिए, यदि सरकार उसके लिए रोजगार का प्रावधान या प्रबंध कर दे, चाहे मजदूरी रोजगार चाहे स्वरोजगार के रूप में, तो वह निर्धनता के दुष्चक्र से बाहर आ सकते हैं, यानी कि वह गरीबी से छुटकारा पा सकते हैं या धीरे धीरे गरीबी से अमीरी की ओर जा सकते हैं, या फिर वह गरीब नहीं रहेंगे। आगे देखिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन 8वां नंबर का, सरल सहसंबंध गुणांक की तुलना में कोटि सहसंबंध गुणांक कब अधिक परिशुद्ध होता है? उत्तर देखिए, सरल सहसंबंध गुणांक की तुलना में कोटि
संबंध गुणांक अधिक परिशुद्ध होता है, क्योंकि 1 नंबर देखिए, इस विधि का उस स्थिति में भी सुगमता से प्रयोग किया जाता है जबकि आंकड़ों के स्थान पर केवल श्रेणियां ही दी जाती है। दूसरा नंबर देखिए, स्पीयरमैन श्रेणी अंतर सहसंबंध विधि पियर्सन के सहसंबंधी गुणांक की अपेक्षा समझने में सरल होती है। ठीक ना, जो स्पेरीमैन है ना, उसकी सरल अंतर संबंध क्या होती है, ज़्यादा सरल होती है पियर्सन के सहसंबंधी गुणांक की तुलना में समझने में। ठीक ना। तीसरा पॉइंट देखिए, यह विधि गुणात्मक चरों की अच्छाइयाँ, बुराई, बुद्धिमत्ता, सुंदरता व पवित्रता इत्यादि के सहसंबंधों को ज्ञात कराने के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। चलिए नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हमने 3 नंबर वाले प्रश्न बहुत सारे कर लिए हैं। अब आपको तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एग्ज़ाम देने में। तैयारी जम के कीजिए, ज़्यादा समय बचा नहीं है, कल आप लोग का एग्ज़ाम है। अगर आप लोगों का किसी भी दोस्तों को या फिर आप लोगों का अगर भूगोल का एग्ज़ाम होगा 14 तारीख को, तो उसका भी सारे क्वेश्चन आंसर करवा दिया जाएगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।